सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 4 से। पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले स्टडी किया था पहले लेक्चर में चार्ज को कॉन्फ़िगर करने वाला बेसिक एलिमेंट यानी इलेक्ट्रॉन। फिर अगले लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा, उसी लेक्चर में सीखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। फिर और आगे बढ़े, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद कूलम्स लॉ, और अब कूलम्स लॉ के कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किए थे, आज उन्हें कंटिन्यू करते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट जो मैकेनिक्स रिलेटेड हैं या जो भी कूलम्स लॉ में फोर्स के फॉर्म में अप्लाई करे जा सकते हैं, उनके छोटे छोटे अच्छे न्यूमेरिकल सीखते चलेंगे। तो आज का जो पहला न्यूमेरिकल है, पहला जो कंटेंट है सीखने लायक, वो ये है, इक्विलिब्रियम बेस्ड है। सवाल समझिएगा, कह रहा 2 चार्ज पार्टिकल है, एक रहा एक कैपिटल क्यू और एक रहा 16 क्यू, और ये दोनों एक दूसरे से किसी सर्टेन डिस्टेंस r पर रखे हैं। ठीक, इस सिस्टम भी स्टेशनरी पकड़ के रखा गया है, क्योंकि ऐसे रखोगे तो भाग जाएगा, रिपल्शन हो रहा है। तो अभी स्टेशनरी कह रहा है इनके बीच में तीसरा चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा जाए ताकि तीसरा चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, ऐसा नहीं कह रहा केवल आप ये बताइए कि तीसरा चार्ज पार्टिकल कहाँ रखा जाए कि इसको इक्विलिब्रियम फेस करे। अब बहुत कॉमन सेंस की बात है कि सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल के बीच में ही कहीं इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, तो हमने एक काम करा, हमने एक स्मॉल क्यू जैसा चार्ज पार्टिकल बीच में रख लिया। ठीक, क्वेश्चन क्या है, बनाते भी जाते साथ साथ, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ स्मॉल क्यू। ठीक, अभी तो अंडरस्टूड है कि स्मॉल क्यू की इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ चेक करनी है, दोनों क्यूज के बीच में। अब एक और कॉमन सेंस वाली बात, अगर इसे उठा करके यहाँ रख दोगे तो ये भी रिपेल करेगा, ये वाला भी रिपेल करेगा, दोनों रिपेल कर देंगे, स्टेबल रहेगा नहीं, भाग जाएगा। इसको उठा के अगर यहाँ रख दोगे, ये भी रिपेल करेगा, ये वाला भी रिपेल करेगा। बीच में ही पॉसिबिलिटी ऐसी कि ये वाला इधर रिपल्शन दे राइट साइड, ये वाला लेफ्ट साइड, चूंकि सेम टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल रिपेल करेंगे तो इस पर इसकी वजह से रिपल्शन राइट, इस पर इसकी वजह से रिपल्शन लेफ्ट, और अगर नेट रिपल्शन 0 आ गया यानी जितना लेफ्ट उतना ही राइट, तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल स्टेबल रहेगा। ठीक है भाई, चलो बहुत आसान काम। डिस्टेंस कितनी है, r। अच्छा बताइए, मान लीजिए इस वाले चार्ज पार्टिकल से हम x डिस्टेंस पर चले जाएं, यानी इसकी बीच में पोजीशन इससे x डिस्टेंस पर, टोटल डिस्टेंस कितनी है r, इधर से डिस्टेंस कितनी x, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई r माइनस x। बोलो भाई, इतनी बात ठीक। अब इस पर कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पर 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं। कैपिटल Q ने लगाया राइट साइड, प्लस प्लस रिपल्शन, इसकी वजह से इस पर रिपल्शन राइट साइड, इसकी वजह से इस पर रिपल्शन लेफ्ट साइड, और दोनों फोर्स अगर बैलेंस हो गए तो बैलेंस कंडीशन लिख सकते हैं कि अगर ये F1 मान लिया जाए, ये वाला F2 मान लिया जाए, F1 प्लस F2 का वेक्टर सम 0 हो जाए, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। या इसे लिखा जा सकता है F1 का मैग्नीट्यूड लेफ्ट साइड जितना हो उतना ही F2 का मैग्नीट्यूड राइट साइड हो, नेट फोर्स तब भी 0 हो जाएगा। भाई 10 न्यूटन इसने लगाया, 10 न्यूटन इसने लगाया, तो इस चार्ज पार्टिकल को नेट फोर्स 0 महसूस होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से इसकी वजह से इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो जाएगा। एक एक करके लिखते चले, पहले F2 हम लोग, पहले F1 लिखा है। F1 कौन सा फोर्स है, 16 क्यू की वजह से क्यू पर लगने वाला, कितना हो जाएगा 1/4πε0 16 क्यू यानी Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 यानी स्मॉल क्यू अपॉन दोनों के बीच की सेपरेशन का स्क्वायर, दैट मीन्स r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F2 के मैग्नीट्यूड। F2 का मैग्नीट्यूड कितना है, F2 कौन है, कैपिटल Q द्वारा स्मॉल q पर लगाया गया फोर्स। कितना फोर्स हो जाएगा 1 कूलम्स लॉ के हिसाब से 4πε0, के नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मान के चलिए कि सिस्टम आपका वैक्यूम या एयर जैसे सिस्टम में लिया गया है। 1/4πε0 पहला चार्ज Q, दूसरा स्मॉल q, और बीच की सेपरेशन कितनी है x स्क्वायर। ध्यान से देखो, जो कॉमन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। कॉमन का मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी जो नंबर्स बचे उन्हें सुरक्षित रख लीजिए। बचा कि हमारे पास 16 स्मॉल q। अच्छा एक और बात, Q से Q भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो रिजल्ट बचा 16/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 16/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस बैलेंस बाई, यहाँ कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 नीचे एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो इसे लिखा जा सकता है 4/r माइनस एक्स, 4/r माइनस, इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हो 1/x, इस पूरे का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लो, अंडर रूट ले लो, ये बचेगा 4/r माइनस एक्स इज इक्वल टू
1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4x इज इक्वल टू r माइनस एक्स, सो 4x इज इक्वल टू r माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ, 4x और 1x कितना हो गया 5x इज इक्वल टू r, तो x बराबर कितना आ गया r/5। मीनिंग क्या निकला? अब इस चीज़ को थोड़ा सा फील भी कर सकते हो, छोटा क्यू बड़ा क्यू, बीच में रखा स्मॉल क्यू, इसने भी रिपल्शन इसने भी रिपल्शन, नेट रिपल्शन कितना 0, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर करें ताकि दोनों के फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लें, रिजल्ट कितना आया x बराबर r/5। तो एक काम करें, अगर हम इस r को 5 टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो ये पूरा r डिस्टेंस है, तो r/5 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 और ये लग बचा r/5, 5 टुकड़े हो गए। छोटे वाले से कम डिस्टेंस पर x बराबर r/5 आया, छोटे वाले से कम डिस्टेंस का मतलब, इसे और थोड़ा सा एलाबोरेट करें तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी, इसे पॉज करके ज़रा सा इस फोटो को खींच लीजिए। अब देखिए ज़रा, हम इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि दोनों चार्ज पार्टिकल, अगर हम एक बार फिर से प्लेस करें तो ये रहा कैपिटल Q और ये रही डिस्टेंस R, और इधर कौन हो गया 16Q। बोलो भाई, टोटल सेपरेशन कितनी थी R, करो 5 टुकड़े, r/5 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 r/5, हर टुकड़ा कितने का है r/5, ये वाला भी r/5, ये वाला भी r/5, ये वाला भी r/5, ये वाला भी r/5। डन। कहाँ रखा होगा, यहाँ कहीं, यही तो x आया है, ध्यान से देखो तो Q से डिस्टेंस x मानी थी और x की वैल्यू कितनी आई r/5, तो यहाँ से r/5 डिस्टेंस पर अगर आप स्मॉल q रख दें तो जितना रिपल्शन ये लगाएगा राइट साइड उतना ही रिपल्शन ये लगाएगा लेफ्ट साइड, और इस पर एफ नेट कितना हो जाएगा 0, और एफ नेट 0 होने का मतलब ये कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं? अब इसी में परिवर्तन क्या कर सकते हैं, हम एक और चीज़ सीख सकते हैं, हम चाहें तो इसका ग्राफ लाइन स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए देखते चलते हैं, इतनी बातें पहले आप नोट कर लें। अब मान लीजिए हमसे कहता है कि इस कैपिटल Q और इस Q के बीच का इंटरेक्शन ग्राफिकली ड्रॉ करो। ठीक है भाई, तो ग्राफिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो दोनों Q को हम एक सर्टेन सेपरेशन पर रखेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान दें, कोई भी चार्ज पार्टिकल जिस पर फोर्स निकाल रहे हो, जैसे हम लोग इस पर काम कर रहे थे, इनकी वजह से लगने वाले फोर्स के लिए, तो जिस पर आप फोर्स का डिस्कशन कर रहे हैं उसकी पोजीशन को, ये रहा कैपिटल Q, ये रहा, और कैपिटल Q अपने आसपास एक फील्ड बनाएगा, तो ये रही कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन। ग्राफिकली देखते चलना, ये रहा कैपिटल Q के लिए। फिर कौन है, वो डिस्टेंस पर दूसरा वाला Q है, कौन सा Q है 16Q, ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस, और ये रहा इसका डिस्टेंस। बीच की सेपरेशन कितनी है, बीच की सेपरेशन कितनी है, बीच की सेपरेशन है R। कहाँ पर नेट फोर्स 0 है, यहाँ कहीं पर। R के 5 टुकड़े किए ना, तो r/5 पे चले जाओ, ये r/5 है, टोटल R है, ये r/5 है, तो ये कितना बचा R माइनस r/5 यानी 4r/5, तो ये डिस्टेंस बन जाएगी 4r/5। ये वाली डिस्टेंस कितनी r/5। ध्यान से देखो तो यहाँ नेट फोर्स 0 है। अच्छा, फोर्स का फार्मूला यानी फोर्स को इन जनरल चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज पार्टिकल ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया वो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सपीरियंस किया। अब अगर यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाए, यानी इसी Q को हम यहाँ रख के देख लेते हैं, तो चार्ज पार्टिकल Q अगर यहाँ रखा है तो दो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कैपिटल Q की वजह से और कैपिटल 16Q की वजह से। नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है 0। सोचो अगर नेट फोर्स 0 है, ये 0 है, तो Q का डिवीजन कर दोगे तो E भी 0 आ जाएगा, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। किसकी वजह से, ना इसकी वजह से ना इसकी वजह से, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इसका मतलब प्लस Q का अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम याद है तो Q किसी कैपिटल Q की वजह से R डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दो बातों पर डिपेंड करती थी, मैग्नीट्यूड पर और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ग्राफ अगर प्लॉट किया आपने याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस यानी E और R का अगर ग्राफ सोचोगे तो E और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो किसी फिक्स चार्ज पार्टिकल Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का वेरिएशन कैसा होगा, जैसे से डिस्टेंस बढ़ेगी फील्ड घटेगा, तो फील्ड घटता था। ठीक, डायरेक्शन के लिए कैसे बताया था, ऊपर बनेगा ग्राफ के नीचे, तो आप टेस्ट चार्ज पार्टिकल यहाँ रख के देख लीजिए, धक्का इधर लगेगा राइट साइड मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, ग्राफ ऊपर। यहाँ रखो, धक्का पीछे की तरफ लगेगा लेफ्ट साइड मतलब डायरेक्शन नीचे। अब यही काम यहाँ करके देख लेते हैं।
इस क्यू की वजह से डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटा, इस क्यू की वजह से इधर अगर डिस्चार्ज पार्टिकल रखोगे तो भी घटा, यानी यही फोटो एज इट इज हमने कॉपी कर लिया। अब ये 16 क्यू है, ये थोड़ा तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, इसका हाँ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, हैवी, ये भी पॉजिटिव है। तो इस ग्राफ को सेपरेट कर दो, इस ग्राफ को सेपरेट, फिर दोनों को मर्ज करेंगे। तो ये 16 क्यू, फर्क क्या है, ये क्यू, ये 16 क्यू, मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ऐसे जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, अरे इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड खींचना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस खींचना है, तो डिस्चार्ज पार्टिकल यहाँ रख दो। अच्छा यहाँ रखोगे तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे पीछे, मतलब नेगेटिव, तो ग्राफ नेगेटिव बनेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब समझना, हम कह रहे हैं यहाँ फोर्स जीरो है, यहाँ फोर्स जीरो, अभी भी कैलकुलेशन किया, जहाँ फोर्स जीरो है, जहाँ फोर्स जीरो है तो फोर्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड घटते 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 जीरो, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड घटते घटते जीरो, ग्राफ कुछ इस पैटर्न का बनेगा। कोई डाउट तो नहीं, यानी दोनों की वजह से कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ खींच लिया। अब अगर आपको इन जनरल कहा जाए कि दो सिस्टम ऑफ चार्ज है, दो पार्टिकल का, अब इस क्यू को हटा दीजिए दिमाग से, ऐसे समझते चलिए, ये किसका ग्राफ खींचा है, फोर्स का नहीं है, ये ग्राफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। आपसे पूछिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, इसकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, इसकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ किसका है, बोलो भाई, ये वाला कैपिटल 16 क्यू का, ये वाला भी कैपिटल 16 क्यू का। दोनों की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना हो गया, जीरो। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, आप लिख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जीरो का ग्राफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बराबर पॉइंट है, यानी नल पॉइंट है, और यहाँ पर एफ नेट कितना होगा, जीरो, यही इक्विलिब्रियम पोजीशन का ग्राफ। ठीक है भाई, तो दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से में ग्राफ खींचना भी आ गया। तो इस एक छोटे से न्यूमेरिकल के माध्यम से हम लोगों ने दो चीज़ें सीखी। इक्विलिब्रियम कोई बड़ी बात नहीं, बीच में चार्ज पार्टिकल रखा था, उसका इक्विलिब्रियम चाहिए था, इसकी वजह से इसकी वजह दोनों के फोर्स निकाले, इक्वेट कर दिए, और ग्राफ खींचने के लिए जो ग्राफिकल पैटर्न हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का सीखा था, तो हम कहेंगे चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, इधर रहेगा, इधर रहेगा, यानी क्यू की सराउंडिंग में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, इस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच वाले रीजन में है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर इधर से भी फोर्स, इधर से भी फोर्स, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट पर जीरो होगा। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ खींचे और हिंट लगा लिया फोर्स का। ठीक है भाई, चले रफ कर दें। अब ऐसे ही तमाम सारे छोटे छोटे सवाल आप खुद से बना सकते हैं। मान लीजिए हम आपसे कह दें कि हमारे पास दो इक्वल चार्ज पार्टिकल, इक्वल मैग्नीट्यूड के, अब उसके लिए डायरेक्ट अगर आपसे ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए, ग्राफ प्लॉटिंग के लिए कहा जाए, आप खींच सकते हैं। तो हम सिस्टम ऑफ चार्ज ले लेते हैं, इसमें से एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं क्यू, और दूसरा भी ले लेते हैं क्यू, फिर ग्राफ खींच के देखते हैं क्या आ रहा है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा जाए ग्राफिकल डिस्कशन करिए आप, ये रहा कैपिटल क्यू और इससे कुछ डिस्टेंस पर ये रहा फिर से कैपिटल क्यू। अच्छा सिंपल सी बात, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, कोई बड़ी बात नहीं, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है तो बिल्कुल बीचों बीच रख लो। अरे अगर बीचों बीच रखोगे क्यू तो इसकी वजह से इस पर फोर्स हो जाएगा इधर की तरफ, कितना 1/4πε0 क्यू अपॉन r/2 का स्क्वायर राइट साइड। इसकी वजह से कितना हो जाएगा इस पर लेफ्ट साइड 1/4πε0 क्यू अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, दोनों फोर्स बराबर, डायरेक्शन अपोजिट, नेट फोर्स जीरो। अब अगर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, तो हम जो इफेक्ट बना रहे हैं, ये लोग बना रहे हैं, ये महसूस कर रहा है, हम इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कस करना चाहें तो एक एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक और एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक एक्सिस डिस्टेंस का, इधर भी एक्सिस डिस्टेंस का। ठीक है भाई, चलो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 1/4πε0 q/r², आर बढ़ने के साथ फील्ड घटेगा ऐसा, इसकी वजह से भी कैसा होगा ऐसा। इस रीजन में इसके लेफ्ट साइड कैसा होगा, धक्का पीछे की तरफ, इधर पीछे धक्का -i क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफ ऊपर नहीं नीचे ऐसा। इधर की तरफ कैसा होगा, इधर चार्ज पार्टिकल रख के देख लो, कहीं भी जहां कहीं ग्राफ प्लॉट करना हो वहां चार्ज पार्टिकल रख लो, आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। ग्राफ हमेशा कर्व डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। कैसे तमाम सारे ग्राफ बनाए जा सकते हैं। अब एक बात और देखो, अभी पिछले वाले ग्राफ में याद करो ये क्यू था और ये वाला 16 क्यू था, तो क्योंकि ये क्यू था, छोटा चार्ज पार्टिकल था, तो इससे नज़दीक इसका क्षेत्र खत्म होने लगेगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, और इससे दूर इसका क्षेत्र कमजोर पड़ेगा। आप ऐसा कह सकते हो तगड़ा चार्ज पार्टिकल, हैवी चार्ज पार्टिकल, मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा वाला चार्ज पार्टिकल दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट दिखाएगा।
ठीक, जबकि छोटा वाला अपने नज़दीक ही इफेक्ट दिखाएगा। तो छोटे वाले की वजह से नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड उतना होगा जितना बड़े वाले की वजह से कुछ दूरी पर होगा। अच्छा, यहाँ मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अमाउंट भी बराबर बराबर होंगे। ठीक बीचों बीच, यानी आपसे कहा जाए किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगी r/2। अमाउंट बराबर है तो बिल्कुल बीचों बीच जीरो होगा। जहाँ r/2 पोजीशन है, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी और नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। कैसे सवाल करे जा सकते हैं? चलिए अब कुछ बातें और समझ लेते हैं। इतनी बातें आप आराम से कुछ चाहो तो अपनी लैंग्वेज के फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। पहले नोट कर लें। ठीक है भाई, अब देखो जरा, हमारे पास 4 सवाल है, ऑप्शन नहीं 4 सवाल है। फाइंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कह रहा है। इन चारों फोटोज़ में आपको इक्विलिब्रियम की स्टेट बतानी है, कौन कौन से में स्टेबल है और कौन कौन से में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल अनस्टेबल समझने के लिए आप सबसे पहले ऐसा समझ लें, छोटी सी बात, कि अगर हमारे पास एक बाउल है, इस बाउल में यहाँ कोई बॉल लग दी जाए और हमारे पास एक कोई इन्वर्टेड बाउल है, उल्टा बाउल है, और इसमें यहाँ कोई बॉल लग दी जाए, ये दोनों ही बॉल टिकी हुई है, रेस्ट पर है, इस पर नेट फोर्स जीरो है क्योंकि नीचे जितना mg ऊपर उतना ही नॉर्मल। ये भी स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, नीचे जितना mg ऊपर उतना नॉर्मल, कोई मोशन इसमें भी नहीं, कोई इसमें भी नहीं। लेकिन अगर आपने इसे डिस्टर्ब किया, इसे अगर आप हल्का सा पुश कर दो, बहुत हल्का सा धक्का दे दो, हल्का सा धक्का दोगे तो यहाँ तक जाएगा, वापस यहाँ तक जाएगा, यहाँ 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 यहाँ, अल्टीमेटली यहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। अगर कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करने पर वापस वहीं आ जाए जहाँ पर थी, इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी। और अगर इसे धक्का दिया तो ये परमानेंट नीचे गिर जाएगा, यानी ये वापस आने की टेंडेंसी नहीं रखता। तो जहाँ वापस आने की टेंडेंसी नहीं है, वो स्टेट कैसी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई डाउट तो नहीं? अब जरा देखिए, इसी बेसिस पर हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि जब भी हम चार्ज पार्टिकल को उसके बीच उसकी पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे, अगर उसमें टेंडेंसी है टू रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट तो इसका मतलब स्टेबल था, और अगर उसमें टेंडेंसी नहीं है अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाने की तो इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। तो पहला फोटो ध्यान से देखिए, प्लस क्यू के बीच में प्लस Q0 रख दिया। ठीक है भाई, अब दो तरह की डिस्टर्बेंस। अब हम डिस्कशन किसका करेंगे, हम बीच वाले चार्ज पार्टिकल का, यानी बीच वाला चार्ज पार्टिकल ही हमारा टारगेट है। क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है इस फोटो में? तो ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। एक तो डिस्कस करेंगे अलोंग लाइन, लाइन के अलोंग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए इसका डिस्कशन करना है, अभी तो फिलहाल एफ नेट जीरो है, क्यों? मान लो डिस्टेंस r है, ठीक बीचों बीच रखो, इसकी वजह से धक्का जितना लगेगा राइट साइड उतना इसकी वजह से लेफ्ट साइड, तो नेट फोर्स कितना, जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब इक्विलिब्रियम, तो ये फिलहाल एफ नेट बराबर जीरो पर है। और जहाँ जहाँ एफ नेट बराबर जीरो पोजीशन कैसी होगी, इक्विलिब्रियम। अब हम पहला डिस्कशन करने जा रहे हैं अलोंग लाइन। अलोंग लाइन का मतलब इस लाइन के अलोंग। इसको हल्का से इधर धक्का देके देखो, किसी भी तरफ धक्का दे दो। अगर हमने इसे हल्का से इधर शिफ्ट कर दिया, यानी यहाँ कहीं पहुँच गया। अब ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये यहाँ जब आएगा डिस्टेंस घटेगी, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर के। डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा। तो जैसे ही इधर आएगा ये वापस धक्का मारेगा पीछे की तरफ, ये वापस यहाँ। अगर इधर प्रेस करोगे तो डिस्टेंस ये कम हो जाएगी, और ये डिस्टेंस कम होगी तो फिर से धक्का इधर की तरफ, डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा, फिर से धक्का इधर लगे वापस यहाँ। इसका मतलब चाहे इधर डिस्टर्ब करो चाहे इधर डिस्टर्ब करो, दोनों स्थितियों में धक्का हमेशा इधर की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब अलोंग लाइन ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक को अच्छे समझ लें, स्टेबल। दूसरी बात आती है परपेंडिकुलर टू द लाइन का मतलब बेटा याद रखना, ये बात हम लोग किस लाइन की कर रहे हैं, ज्वाइनिंग लाइन। दूसरा डिस्टर्बेंस किसके अलोंग करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर टू ज्वाइनिंग लाइन। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर धक्का देंगे। अब जरा देखिए, अगर आपने इसे ऊपर धक्का दिया तो क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ कहीं मान लो पहुँचा, थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ कहीं पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा। अच्छा बताओ, ये भी प्लस तो इसकी वजह से रिपल्सन बाहर की तरफ, ये भी प्लस रिपल्सन बाहर की तरफ। एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर, इधर भी काम कर रहा है, इधर भी। रिजल्टेंट क्या 20 से जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये वापस आने की टेंडेंसी नहीं बल्कि भाग जाने की टेंडेंसी, भागता चला जाएगा। चाहे धक्का ऊपर दो चाहे धक्का नीचे दो, रिपल्सन नीचे की तरफ लगेगा, नीचे धक्का दोगे, नेट रिपल्सन ऊपर की तरफ लगेगा अगर ऊपर धक्का दोगे। इसका मतलब वापस आने की टेंडेंसी नहीं, इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझते चलना। अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक तीसरा चार्ज पार्टिकल रखा जाए, अगर तीनों चार्ज पार्टिकल सिमिलर है, ये प्लस, सीखते चलना। तो अलोंग लाइन धक्का देने में इधर धक्का दोगे तो वापस, इधर धक्का दोगे तो वापस, क्योंकि रिपल्सन इधर से भी रिपल्सन, ओवरऑल यही रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। परपेंडिकुलर टू ज्वाइनिंग लाइन धक्का दोगे
तो हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इन्हीं बातों को बेस बना करके हम यही चर्चा चौथे नंबर पर भी कर सकते हैं। सीक्वेंस समझना, चलो भाई, अरे सिंपल सी बातचीत है। अभी बताओ कैसा है, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, बीच में रख दिया माइनस क्यू नॉट। माइनस क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज समझें। टेस्ट चार्ज इन जनरल डिस्कशन के लिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी ले सकते हैं। हमारे अभी डिस्कशन में छोटा चार्ज पार्टिकल बीच में क्यू नॉट रख लिया है विद माइनस साइन। अच्छा, इसकी वजह से इस पर रिपल्सन इधर की तरफ, ये भी माइनस माइनस है, रिपल्सन पीछे की तरफ, नेट फोर्स 0। अगर बीचों बीच रखा है, ठीक बस, चाहो तो चेक कर सकते हो। 1/4πε0 माइनस क्यू नॉट अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, 1/4πε0 माइनस क्यू नॉट अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। दोनों की वजह से नेट धक्का एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट, नेट फोर्स 0। तो इक्विलिब्रियम तो है, डिस्टर्ब करके देखा जाए तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पहला अलोंग लाइन। चलो भाई, क्या कहते हैं, अगर इसे इधर शिफ्ट करोगे तो ये डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। फोर्स बढ़ेगा, धक्का फिर से पीछे, इधर धक्का दे दिया। अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, डिस्टेंस कम, फोर्स फिर से ज़्यादा, फिर इधर धक्का। कहने का मतलब जो धक्का लगेगा हमेशा इस पोजीशन की तरफ लगेगा जहाँ ये पहले से था। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल। अच्छा, एक और बात समझिए, ये कोई नई बातचीत नहीं है। जैसा आप देख रहे थे प्लस प्लस के बीच में प्लस रखा था, स्टेबल आया था, तो माइनस माइनस के बीच में माइनस रखोगे तो भी स्टेबल आएगा। अब अगली बात, अगर इसे ऊपर धक्का दे दिया जाए परपेंडिकुलर टू लाइन, तो ये माइनस अगर यहाँ पहुँच गया तो इसकी वजह से रिपल्सन बाहर, इसकी वजह से रिपल्सन बाहर, और दोनों की वजह से रिजल्टेंट धक्का कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगा, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो परपेंडिकुलर टू लाइन इन शॉर्ट लिख देते हैं, कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या कहते हैं, सिमिलरिटी मिली, यानी पहले वाले और चौथे वाले में सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। अब जरा देखिए और देखिए, अगर हम अभी समरी बता देंगे, समरी से फिर आपको बार बार इतना डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा। अगर हमने दो चार्ज पार्टिकल सिमिलर टाइप के, उनके बीच में तीसरा अपोजिट टाइप का चार्ज पार्टिकल लग दिया। अब अगर आपने इसको इधर धक्का दिया, ये यहाँ कहीं आ गया, माइनस क्यू नॉट यहाँ कहीं आ गया, और अगर यहाँ कहीं आ गया तो ध्यान से देखो, डिस्टेंस कम, यानी हमने इसे इधर धक्का दिया। हमेशा याद रखें, इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो धक्का होगा, बहुत छोटा सा धक्का देंगे, नेग्लिजिबल। अगर आपने इसे धक्का दिया इधर की तरफ, तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस अट्रैक्शन, डिस्टेंस कम, फोर्स ज़्यादा, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा, खींच लेगा, कोई डाउट तो नहीं। और जरा देखो, अगर आपने इसे इधर धक्का दिया तो ये रहा माइनस क्यू नॉट, इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इस डिस्टेंस की तुलना में डिस्टेंस कम हो गई, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, अट्रैक्टिव पीछे खींच लेगा, इधर की तरफ खींच लेगा। कहने का मतलब इसे इधर धक्का दोगे तो इधर ही चला जाएगा, इधर धक्का दोगे तो इधर ही चला जाएगा। कहने का मतलब ये अपनी मिड पोजीशन पर दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, और अगर कभी वापस नहीं आएगा तो इसका मतलब ये फिलहाल अनस्टेबल स्टेट पर है। धक्का देने पर इसकी स्टेट खराब हो जा रही, जिस तरफ जा रहा परमानेंट चला जा रहा, वापस आने की टेंडेंसी नहीं, जैसे उल्टे बाउल में थी, धक्का दिया बॉल हमेशा हमेशा के नीचे। तो अलोंग लाइन इट इज अनस्टेबल। बड़ी कॉमन सेंस की बात, अगर परपेंडिकुलर टू लाइन धक्का दोगे, परपेंडिकुलर टू लाइन का मतलब परपेंडिकुलर टू जॉइनिंग लाइन, इधर धक्का दोगे तो माइनस क्यू नॉट यहाँ आ जाएगा। अब चेक करके देखो, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, अंदर की तरफ धक्का, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, अंदर की तरफ धक्का, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। आपने धक्का कहाँ की तरफ दिया, ऊपर की तरफ। क्या इसकी टेंडेंसी वापस इधर आने की है, दो लोग मिलकर खींच रहे हैं, तो रिजल्टेंट टेंडेंसी नीचे की तरफ वापस आने की है, और अगर रिजल्टेंट टेंडेंसी नीचे की तरफ वापस आने की तो यहाँ कहीं आएगा, आ जाएगा। अगर इसे ऊपर की जगह नीचे धक्का दे दोगे तो ये दोनों ऐसे खींचेंगे, रिजल्टेंट धक्का फिर से ऊपर की तरफ। कहने का मतलब जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर वापस आने की टेंडेंसी है। इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई डाउट तो नहीं। अब जैसा फोटो बी वाला है, सिमिलर टाइप के बीच में अपोजिट रखा, ध्यान से देखो, सिमिलर टाइप के बीच में अपोजिट टाइप रख दिया, सेम स्टेटमेंट कॉपी हो जाएगा। खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये आपके लिए सी पार्ट। अलोंग लाइन कैसा आएगा, अलोंग लाइन जिधर शिफ्ट करोगे शिफ्ट हो जाएगा, अनस्टेबल। और परपेंडिकुलर टू लाइन ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है भाई, इतनी बातें बोर्ड पॉज करके अपनी चाहे तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताते चलें। अभी हम लोग इन्हीं फोटोज़ में से किसी एक फ़ोटो को पकड़ लेंगे और इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी आपको हिंट हम दे दें कि मान लीजिए पहली फ़ोटो को देखिए, ये वाला प्लस क्यू अगर इधर आया तो डिस्टेंस कम होगी, तो रिपल्शन बढ़ेगा, तो धक्का इधर की तरफ लगेगा। ये वाला प्लस क्यू अगर इधर गया तो डिस्टेंस कम होगी, फोर्स बढ़ेगा, इधर की तरफ धक्का। यानी कि अगर जिस तरफ ले जा रहे हो उसके अपोजिट धक्का। जब वापस आएगा तो ये ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, मतलब अपनी मीन पोजीशन या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के
लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट मोशन करता जाएगा, और ऐसे रिपीटेड मोशन को पीरियडिक मोशन कहते हैं। तो इसका मतलब इसका मोशन पीरियडिक हो जाएगा, एक फिक्स टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करेगा रिपीट करेगा रिपीट करेगा। और अगर मोशन पीरियडिक है, साथ ही साथ उसमें एक शर्त और फॉलो हो जाए कि धक्का दिया यानी फोर्स लगाया तो F इज इक्वल टू ma, फोर्स है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा। फोर्स है, फोटो में शिफ्ट करने पर फोर्स आएगा, नया फोर्स आएगा, अभी तो बैलेंस है, फोर्स आएगा। और मैसिव पार्टिकल यानी हर वो बॉडी इसमें मास अगर फोर्स लगा दिया तो एक्सेलरेशन आएगा। और अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया नेगेटिव टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, यानी आपने अगर एक्स खिसकाया और इसके फोर्स कैलकुलेशन में, नेट फोर्स कैलकुलेशन में अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ गया, तो हम ऐसी कंडीशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी कंडीशन मान लेंगे। उससे हम निकाल सकते हैं कि टाइम पीरियड कितना है, यानी कितने टाइम पीरियड के बाद ये अपने मोशन को रिपीट करेगा, और एंगुलर वेलोसिटी, कितनी सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं। जैसा आपने यहाँ सीखा वैसा आप यहाँ भी देख सकते हैं। अगर पार्टिकल को परपेंडिकुलर धक्का दिया गया, उधर जा रहा, तो आपने धक्का दिया मीन पोजीशन से ऊपर, और रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, यानी इसे ऊपर से नीचे लाने की टेंडेंसी रहेगी। और अगर नीचे लाने की टेंडेंसी रहेगी यानी इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन तरफ लाने की टेंडेंसी रहेगी। और अगर ऐसा फोटो में दिखाई दिया तो इसका मतलब यहाँ भी स्टेम करेगा। भाई आपने धक्का दिया, ये ऊपर जैसे गया, इन दोनों ने मिलकर खींचा, प्लस माइनस अट्रैक्शन, दो वेक्टर का रिजल्टेंट नीचे की तरफ, नीचे आएगा तो यहाँ रुकेगा नहीं, भागता चला जाएगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन होगा, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वो पोटेंशियल धीरे धीरे काइनेटिक बदलेगी, यहाँ तक स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद वापस नीचे आएगा, स्पीड मैक्सिमम की वजह से रुकेगा नहीं, भागता आएगा, जैसे यहाँ आएगा फिर ये दोनों खींचेंगे, और फिर खींचेंगे तो फिर से ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये ऐसे ऑसिलेट करेगा तो पीरियडिक, और अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ गया तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी शर्त मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट थोड़े से एडवांस हैं, इनको सीखते चलें, सारी बातें आराम से नोट कर लें। अब अगर आपसे पूछा जाए स्टेबल अनस्टेबल डिस्कस कर लेंगे, तो ध्यान देना है सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल के बीच में सिमिलर रखोगे तो अलोंग लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, परपेंडिकुलर टू लाइन अनस्टेबल आएगा, चाहे फोटो ये वाला हो चाहे फोटो ये वाला। सिमिलर टाइप के बीच में सिमिलर, अलोंग लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलर टाइप के बीच में डिसिमिलर रखोगे, अब अलोंग लाइन अनस्टेबल, परपेंडिकुलर टू लाइन स्टेबल। ठीक, इतनी बातें आप आराम से बोर्ड पॉज करके नोट करते चलें, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई अब इक्विलिब्रियम रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल, समझ रहे हैं और सीखने दोनों के लिए। सवाल कह रहा है इफ ए स्मॉल क्यू इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड along ज्वाइनिंग लाइन विल इट एग्जीक्यूट SHM। कह रहा है अगर बीच वाले स्मॉल क्यू को, जो कि कैपिटल क्यू की ज्वाइनिंग लाइन पर रखा है, जो कि 2D डिस्टेंस पर है, अगर इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करा जाए, किसी भी तरफ डिस्प्लेस कर दीजिए, क्या ये SHM करेगा? अगर करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? ठीक है भाई, चलो बहुत आसान काम। सबसे पहले बिल्कुल सरल भाषा में शुरुआत करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2D, बिल्कुल बीचों बीच रखा गया है, तो अगर 2D को डिस्ट्रीब्यूट करोगे बीचों बीच के हिसाब से, तो इधर की आधी डिस्टेंस कितनी बची बेटा? D। इधर बोलो आधी डिस्टेंस कितनी बची? D। ठीक है भाई, चलो अभी इस पर फोर्स बताओ कितना लगेगा? इस पर फोर्स इसकी वजह से 1/4πε0 Q अपॉन D स्क्वायर राइट साइड, इसकी वजह से इस पर फोर्स यानी धक्का पीछे की तरफ लगेगा। ये वाला इसे रिपेल करेगा, प्लस प्लस है, सेम टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल रिपेल, तो इस पर इसकी वजह से धक्का किधर की तरफ? लेफ्ट साइड। कितना? 1/4πε0 Q अपॉन D स्क्वायर। क्या दोनों धक्के बराबर अपोजिट हैं? बिल्कुल। नेट फोर्स 0, जहां नेट फोर्स 0 उसे हम कहेंगे पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। हालांकि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, हमने स्टेबल क्यों बोला? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेम टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल के बीच में सेम टाइप रखोगे तो अलोंग ज्वाइनिंग लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। याद आ रहा? अरे भाई प्लस के बीच में प्लस रखा, तो चाहो तो भरोसा करके देख लो, थोड़ा सा इधर शिफ्ट करो, ये शिफ्ट करोगे प्लस रिपल्शन, डिस्टेंस घटेगी, रिपल्शन बढ़ेगा, पीछे धक्का लगेगा। ठीक, तो पहली बात तो हो गई स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखे पार्टिकल को अगर आप स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। ये बात एकदम सही है। आइए इसको एविडेंसली प्रूफ करके देखते हैं, एविडेंस देखते हैं। चलिए हमने क्या करा, हमने इस क्यू को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, इधर डिस्प्लेस कर दें, इसे डिस्प्लेस कर दिया हम लोगों ने x, ये यहाँ पहुँच गया, ये इसकी नई पोजीशन। डन। अब जरा अंदाजा लगाना, ये डिस्टेंस अभी कितनी थी? d, और ये भी कितनी थी? d। अब फोटो चेंज हो रहा है, चेंज कैसे हो रहा है देखते जाना। फोटो चेंज हुआ कि जो d डिस्टेंस थी वो चार्ज पार्टिकल अब यहाँ से हट के यहाँ पहुँच गया। अब डिस्टेंस कितनी हो गई? अब डिस्टेंस हो गई d प्लस x। भाई x बढ़ा दिया ना, d से x बढ़ा दिया, तो ये डिस्टेंस हो गई d प्लस x। डन। इधर x बढ़ा दिया तो इस d में
x कम हो गया तो ये डिस्टेंस कितनी बची, d माइनस एक्स। अरे भाई एक तरफ से डिस्टेंस बढ़ाया तो दूसरी तरफ घट जाएगा, इधर d प्लस एक्स तो उधर उतना ही कम, यानी d माइनस एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखो किसके नज़दीक है, इस वाले के नज़दीक है, जिससे नज़दीक होगा फोर्स ज़्यादा लगाएगा। ये फोर्स किधर लगाएगा, पीछे की तरफ, इसे मान लीजिए F1। ये वाला फोर्स कहाँ लगाएगा, आगे की तरफ, इसे मान लीजिए F2। क्या अब नेट फोर्स जीरो होगा, नहीं, अब नेट फोर्स जीरो होने कोई संभावना नहीं। क्यों, क्योंकि बीचों बीच था तो पेयर ऑफ चार्ज भी बराबर था, डिस्टेंस भी बराबर था, पेयर ऑफ चार्ज भी बराबर था, डिस्टेंस बराबर था। अब ये शिफ्ट कर दिया आपने तो डिस्टेंस, अब देखो ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है, पेयर वही है लेकिन डिस्टेंस कहीं ज़्यादा कहीं कम। जहां डिस्टेंस कम वहां फोर्स ज्यादा, यानी ये वाला फोर्स ओवरकम करेगा, जीतेगा। और सही बात है, इसका रिजल्टेंट धक्का पीछे की तरफ लगेगा। ठीक, अब जरा देखो एफ नेट ले लेते हैं, एफ नेट, बोलो भाई एफ नेट कितना हो जाएगा। आपने कहा सर एफ नेट जीरो तो नहीं होगा, इसका मतलब दोनों का नेट फोर्स ऐड किया जाए। सो एफ नेट का मतलब F1 फोर्स पीछे की तरफ प्लस F2 फोर्स आगे की तरफ। इतनी बात ठीक। अब जरा देखो आगे की तरफ वाले फोर्स को प्लस ले लेते हैं, राइट साइड वाले को प्लस, चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो i कैप, और पीछे वाले को माइनस। तो पहले F2 बताओ कितना हो जाएगा, F2 को पहले लिख लें। तो F2 बोलो कितना हो जाएगा, F2 इसकी वजह से इस पर फोर्स है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो सिस्टम एयर या वैक्यूम है ताकि k बराबर 1 रख लें, तो F2 फोर्स, हम पहले F2 लिख रहे हैं तो इसे F2 कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसे F1 कर लेते हैं। तो F2 कितना हो जाएगा, F2 है इस पर इसकी वजह से फोर्स, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन बीच की दूरी कितनी, d प्लस एक्स, तो d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डन। ये धक्का कहाँ की तरफ है, राइट साइड, इसलिए प्लस में लिया। अब ये वाला धक्का कहाँ की तरफ है, लेफ्ट साइड, इसे बढ़ा रहा है घटा रहा है, इसका मतलब माइनस। डन। चाहो तो प्लस का आई कैप माइनस आई कैप लगा के देख लीजिए, वेक्टर फॉर्म में फटाफट करते जा रहे हैं। F1 कितना होगा, F1 है इस पर इसकी वजह से धक्का, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे बोलो कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन बीच की दूरी कितनी बेटा, d माइनस एक्स, सो इट इज d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डन। कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास नेट फोर्स आने वाला है F नेट, आगे चलते जाइए। सो F नेट इज इक्वल टू, F नेट इज इक्वल टू, कुछ कॉमन है क्या, यस कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q, ये इतना कॉमन मिला, देख लो ये कॉमन मिल गया, जो बचा उसे डब्बे के अंदर लिखो, 1/d प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक और बात गौरतलब है, देखने लायक है, स्लाइटली डिस्प्लेस करने में आपने कितना डिस्प्लेस किया था, ध्यान से देखिए, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना था, x काफ़ी छोटा होगा एज कंपेयर टू d। इस d की तुलना में, या ऐसा कह दें कि जो 2d वाला टर्म था या d वाला टर्म था, इसकी तुलना में बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा। ठीक है, तो जरूरत पड़ेगी तो हम x लेसर देन d का इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है भाई, चलो इधर आ जाओ वापस कैलकुलेशन में। सो एफ नेट बराबर बेटा, एफ नेट इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है बाहर लिखो, Q अपॉन, जो कॉमन है बाहर लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एलसीएम बोलिए। एलसीएम में ध्यान से देखो क्या ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे, तो बन जाएगा d प्लस एक्स होल स्क्वायर, अगले डब्बे में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये बन जाएगा d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx, याद है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या लगा लो, माइनस, सीधे रखते जाना, इसे इधर लिखो तो d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx, माइनस लगा है तो d स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2dx, सब माइनस के साथ। भाई ये डब्बा खुलेगा तो प्लस के साथ, लेकिन ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाएगा तो सब में माइनस 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 आ जाएगा, कुछ कैंसिल है, d स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, माइनस 2dx माइनस 4dx, बाकी डब्बा आप बंद कर लें। सो एफ नेट इज इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बोलो क्या बचेगा, 2dx कितना हो गया, 4dx, बाहर क्या लगा दे, माइनस, नीचे बोलो क्या आ जाएगा, ये डब्बा क्या एक जैसे है, ध्यान सुनना, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों के बाहर होल स्क्वायर लगा है, एक साथ कंबाइन होल स्क्वायर लगा सकते हैं, समझ गए ना, डब्बे के अंदर की वैल्यू मल्टीप्लाई कर ली, होल स्क्वायर बाहर लगा दिया। ठीक है भाई, चलो एक और बात देखो, अब फटाफट देखने वाली, एक्सप्रेशन ये तैयार है आपका, अगर x काफ़ी छोटा है d से, हमने कहा ना स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर से और भी छोटा होगा, छोटे नंबर यानी कंपैरिजन में अगर ये छोटा है
तो इसका स्क्वायर इसकी तुलना में और भी छोटा होगा, याद दिलाए, जैसे 0.1 1 से छोटा है, 0.1 इज लेसर देन 1, सही बात है। इसका स्क्वायर करो, ये बन जाएगा 0.01, ये 1 से और भी छोटा होगा, जो कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। क्लियर? तो इसका मतलब पता है क्या, हम इस टर्म को इसकी तुलना में बहुत छोटा मान के इग्नोर कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे। इग्नोर कहाँ करना पड़ेगा, इग्नोर हमेशा वहाँ करते हैं जहाँ प्लस माइनस हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो। तो अगर x बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर बहुत छोटा होगा, और इसका स्क्वायर बहुत छोटा होगा, तो डी स्क्वायर में इसके घट जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगले स्टेप में इसे एलिमिनेट कर दो। अगर इसे एलिमिनेट कर दोगे, किसे एलिमिनेट कर दोगे, हाँ जी डी स्क्वायर को, तो बोलो जरा क्या बनेगा, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डब्बे के अंदर बोलो 4dx। अब जरा एक बार आंसर देना, क्या इसे इग्नोर करोगे तो गायब हो जाएगा, तो डी स्क्वायर का स्क्वायर क्या डी की पावर 4 बना देगा, डी की पावर 4। ध्यान से देखो, तो एक डी से एक डी कैंसिल, कितना बचेगा, डी की पावर 3। अब नेगेटिव साइन क्या बताने की कोशिश कर, नेगेटिव साइन बता रहा, F2 राइट साइड था प्लस था, पहले लिखा था, देखिए F1 लेफ्ट साइड था नेगेटिव था, बाद में लिखा था। ओवरऑल आंसर भी कैसा रहा, नेगेटिव, यानी रिजल्टेंट धक्का पीछे की तरफ लगेगा। याद आया, अगर हमने कहा था ना इक्विलिब्रियम से जिधर डिस्टर्ब करोगे उसके अपोजिट आएगा, सच बात इधर ही है, मैथमेटिक्स भी ऐसा कह रहे। क्लियर? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, धक्का दिया, नेट फोर्स आया, नेट फोर्स पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, नेट फोर्स तक पहुंच गए। अगर फोर्स है तो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। क्यों? हमसे पहले ही कहा गया कि यहाँ जो क्यू चार्ज पार्टिकल रखा था उसका कुछ मास है, मान लीजिए m मास है, तब हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू ma के हिसाब से F इज इक्वल टू ma लिख लो, या a इज इक्वल टू f बाई m लिख लो। तो हम एक्सेलरेशन टर्म अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ बॉडी। तो नेट फोर्स का एक्सप्रेशन बेटा ये रहा, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है, आराम से लिखना, माइनस क्यू क्यू 4x अपॉन, हाँ एक और बात कर सकते हैं आप, चाहे तो 4 से 4 उड़ा दीजिए तो ये 4 हट जाएगा, तो क्यू क्यू एक्स दिख रहा, इधर क्या बचेगा, पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, ये तो बचा बेटा फोर्स, नेट फोर्स अपॉन मास, मास कर लो। अब ध्यान से देखो, तो एक्सेलरेशन, बहुत ध्यान सुनना, हमने अभी कहा था कि धक्का देने के बाद ये वापस जाएगा और रुकेगा नहीं। आपने जितना वर्क डन किया है इसे यहाँ तक लाने में, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म स्टोर है, वापस इसे ले जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, और यहाँ तक जाते थे स्पीड मैक्सिमम तो रुकेगा नहीं, भागता चला जाएगा, फिर अब इधर से रिपल्सन बढ़ेगा, फिर पीछे, इधर से रिपल्सन बढ़ेगा, फिर पीछे, बार बार ऐसे एग्जीक्यूट करेगा, यानी पीरियडिक होगा। और अगर ये पीरियड के हिसाब से एक शर्त और सिद्ध हो जाए कि एक्सेलरेशन, बहुत ध्यान सुनना, एक्सेलरेशन is directly proportional to displacement but opposite in direction. Acceleration is directly proportional to minus of x. तीनों टर्म मिल रहे हैं, एक्सेलरेशन के ठीक सामने माइनस भी है, माइनस और x भी है। तो ऐसी कंडीशन पर हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एक शर्त यहाँ दिखाई दे रही, एक शर्त आपको याद होनी चाहिए, a इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ x विद माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ x, कि एक्सेलरेशन माइनस ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट के प्रोपोर्शनल है, साथ ही साथ जो कांस्टेंट आएगा ओमेगा स्क्वायर आएगा, और ओमेगा स्क्वायर को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थोड़ी बात और बता दें, ओमेगा ही आपका 2 पाई बाई टी होता है। 2 पाई मीन्स टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट वन कंप्लीट ऑसिलेशन एंड टी मीन्स टाइम पीरियड। डन? ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। तो हम कहते हैं एक चक्कर यानी 2 पाई में, एक चक्कर एक ऑसिलेशन को 2 पाई, और एक टाइम पीरियड जो होगा कैपिटल टी। कंपेयर करो तो ध्यान से देखो, तो अगर एक ही मैचिंग कराओगे तो ए से मैच करेगा, मैच कर। एक शर्त हमने अभी निकाली भाई, फोर्स तक पहुंचे, फोर्स से एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट दिख गया। अच्छा, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमको दिखा, और एक शर्त हमें याद होनी चाहिए, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन की तरफ दिखाई दे रहा है, और डिस्प्लेसमेंट के पास दिखाई दे रहा है, माइनस जैसा दिखाई दे रहा है, तो क्या ओमेगा स्क्वायर बाकी सारे टर्म के बराबर होगा? तो जरा एक बार मैं आंसर बोल रहा, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एक बार में लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या क्या बचा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, नीचे बोलो पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू एम। देखिए भाई क्या कहते हैं, कोई डाउट तो नहीं? अरे ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट लिख लोगे, तो अगर हम स्क्वायर हटा दें तो क्या ये टर्म रूट में आ जाएगा, ये पूरा टर्म अंडर रूट में आ जाएगा? कोई डाउट तो नहीं? और ओमेगा क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाई टी, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, रेसिप्रोकेट करना, 2 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा। तो जरा बताओ टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? हमने कहा ओमेगा आया हमारा, ओमेगा मतलब क्या आया, 2 पाई बाई टी बराबर आ गया।
ओमेगा की जगह 2π/t किसके बराबर आ गया, अंडर रूट ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब एम। तो t को ऊपर ले जाओ, 2π को उधर ले जाओ, तो t बराबर कितना आ जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा 2π, t बराबर 2π अंडर रूट के अंदर नीचे वाला डब्बा ऊपर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब एम अपॉन कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। ये रहा, बताइए कोई डाउट तो नहीं। तो ये एक डिस्कशन कर दिया, आज डिटेल में हम लोगों ने देखा इक्विलिब्रियम कैसा होता है। इक्विलिब्रियम आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो, छोटे छोटे रिजल्ट भी याद रख सकते हो। इक्विलिब्रियम टेस्ट करने का एक और तरीका है, आप चार्ज पार्टिकल के बीच में रखे चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करो। दो तरह के डिस्प्लेसमेंट, अलोंग लाइन और परपेंडिकुलर टू लाइन। तो ये एग्जांपल किसका था, अलोंग लाइन का। अलोंग लाइन स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट किया, नेट रिजल्टेंट फोर्स आया, रिजल्टेंट फोर्स की जगह रिजल्टेंट फोर्स पहले कैलकुलेट करा। रिजल्टेंट फोर्स नेगेटिव का मतलब ये शिफ्ट होने की अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहा, जिधर अपोजिट धक्का लग रहा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड, एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड। यहाँ से एक शर्त मिल गई कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के अपोजिट प्रोपोर्शनल हैं तो इसका मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन की शर्त आ गई। एक शर्त आई, एक शर्त पता होनी चाहिए, दोनों कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर का टर्म आपको मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का टर्म मिल जाएगा तो ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। तो यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो t यानी टाइम पीरियड मिल जाएगा। कोई डाउट तो नहीं। तो जी हाँ, सवाल के हिसाब से ये बात सही है कि दो चार्ज पार्टिकल अगर सेम टाइप के, उनके बीच में सेम टाइप का चार्ज पार्टिकल रखा जाए तो अलोंग लाइन एसटीएम करेगा। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग एक और सवाल करेंगे ताकि ये लेक्चर कनेक्ट रहे, और अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द लाइन डिस्प्लेस करेंगे, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा लेंदी, एक बार खुद से भी ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है भाई, नोट करते चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।